करियर विल पे जाके फ्री में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेशन आपको पसंद आएगा, समझ में आएंगी चीजें अगर आप ये 30 क्वेश्चन टिक करके बैठ करके समझते हैं। अभी कोशिश ये कीजिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा कॉन्सेप्ट भी आप समझ पाए, क्योंकि भाई प्याजे से क्वेश्चन आना ही आना है। तो अगर प्याजे का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो फिर क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो या ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये टेलीग्राम चैनल है, किसी फेक चैनल से जुड़िएगा मत। यहाँ पे सारी पीडीएफ्स और आने वाले जो नोट्स हैं वो आपके साथ शेयर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उससे पहले ही आपके पोल वाले भैया ने जो है पोल आपको दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है ये देखेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 आराम से समझेंगे। द बिलीफ दैट, यानी ये विश्वास, दैट चिल्ड्रंस बिहेवियर, यानी बच्चों का व्यवहार, कैन बी मॉडिफाइड बाय रीइंफोर्सर्स। रीइंफोर्सर्स क्या होते हैं? पुनर्बलक। हम कहते हैं शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा है ना, बहुत अच्छा किया तुमने। ये क्या? रीइंफोर्स करना है एक तरह से। और अगर हम बात करते हैं पनिशर्स की, पनिशर्स क्या होते हैं? दंड देना, है ना। चुप हो जाओ, डांट लगा दिया आपने, पनिशमेंट दे दी, क्लास से बाहर निकाल दिया, खड़े कर दिया। आप तो हालांकि ये वाली डांट आपकी लीगल भी नहीं है, या कहेंगे सही भी नहीं है, कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो पनिशर्स और रीइंफोर्सर्स जो हैं वो व्यवहार को बच्चे के मॉडिफाई करते हैं। इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट डेवलपमेंट इज प्रीमैरिली इन्फ्लुएंस्ड बाय। देख रहे हो कैसे घुमा के क्वेश्चन फेंका है सामने। क्वेश्चन इजी है बट लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी इन्होंने घुमा दी, जबकि टॉपिक वही, कॉन्सेप्ट वही। कुछ ऐसा नहीं है कि दिक्कत हो समझने में या कुछ भी इस तरह का, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, समझते हैं। अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं, यह अवधारणा की बच्चों के आचरण को, जो बच्चों का व्यवहार है, उसको प्रबलीकरण और दंड द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होगा। भैया जो विकास है किससे प्रभावित होगा? पहले आपको सिंपल सोचना है, ये रीइंफोर्सर और पनिशर क्या है? क्या ये हमारे हेरिडिटी से आ रहे हैं? नहीं, एनवायरमेंट का हिस्सा है ना। जब आप किसी को दंड दे रहे हैं, भाई ये सब मत कर, छोड़ दे, बैठ जाए एकदम साथ में, उसमें लॉगिन नहीं है। ठीक, तो अगर हम बात करें कि रीइंफोर्सर कहाँ है? एनवायरमेंट में है। किसी ने कहा शाबाश बेटा, कोई गिफ्ट दे दिया, रिवॉर्ड दे दिया मान लीजिए। पनिशर्स क्या है? दंड भी एनवायरमेंट से ही जुड़ा हुआ है। बच्चा हेरिडिटी से थोड़ा ना लेके आता है कि दंड दे रहा है खुद को ही, है ना। तो एनवायरमेंट का फैक्टर है। तो जो लोग ये मानते हैं कि रीइंफोर्सर और पनिशमेंट या पनिशर्स जो है वो मॉडिफाई करते हैं व्यवहार को, उनका मानना ये होगा कि जो डेवलपमेंट है वो प्रीमैरिली इन्फ्लुएंस्ड है किससे? वातावरण से, सिर्फ वातावरण से, क्योंकि इसमें हेरिडिटी की बात कहीं नहीं हुई। ये रीइंफोर्सर और पनिशर्स दोनों एनवायरमेंट का हिस्सा हैं। सिंपल बात है, बस समझने का फर्क है दोनों का। यहाँ पे ये हम अपनी मर्जी से, क्या हो गया? देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम अपनी मर्जी से ये नहीं कहेंगे कि हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का विकास जो है परिणाम होता है, ये हमें पता है। लेकिन क्वेश्चन ने जो पूछा उसके हिसाब से चलेंगे ना हम। क्वेश्चन अगर दिन को रात कहेगा तो हम रात पे जाएंगे ना। तो अगर देखा जाए यहाँ पे रीइंफोर्सर और पनिशर जो कि बच्चे के व्यवहार को मॉडिफाई करते हैं, अगर आप उसको दंड देंगे तो वो चीज रिपीट करने की जो आशंका है या प्रोबेबिलिटी है, वो संभावना कम हो जाएगी। वो सेम चीज रिपीट करेगा जिसपे आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये एनवायरमेंट का हिस्सा है, सिंपल सी बात। इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि डेवलपमेंट एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभावित है। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई? अ चाइल्ड कैन थ्रो द बॉल, यानी एक बच्चा जो है वो बॉल को फेंक सकता है बिफोर होल्डिंग अ पेंसिल, यानी अगर उसके हाथ में बॉल आ जाए तो वो बॉल को फेंक देगा, या कोई सामान है उसको फेंक देगा, या थ्रो कर पाएगा, यूज कर पाएगा, पकड़ पाएगा, अगर बॉटल भी उसके सामने है। अभी इस तरह का क्वेश्चन कुछ दिन पहले भी किया था ना। लेकिन पेंसिल पकड़ना वो बाद में सीखता है ना। चीजों को पकड़ना वो सीख जाता है, जो बड़ी चीजें हैं उनको पकड़ लेगा, होल्ड कर लेगा, फेंक लेगा। लेकिन जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, जैसे पेंसिल को पकड़ना है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब क्या है? राइटिंग, ये फाइन मोटर स्किल्स हैं, ये बाद में सीखेगा। लिखना बाद में सीखेगा, बॉल को पकड़ना पहले सीख लेगा। यानी पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स आती हैं, स्थूल गतिक कौशल जिनमें बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, और बाद में फाइन मोटर स्किल्स यानी सूक्ष्म गतिक कौशल आते हैं, जिनमें आप अपनी छोटी मसल्स का प्रयोग करते हैं। वो छोटी मसल्स कौन सी हैं? आपकी आंखें और आपकी उंगलियों की जो मसल्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। देखो, ये जितने भी लोग परेशान हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके कि हम अपीयरिंग में और ऑप्शन नहीं आ रहा फॉर्म भरते समय, मैं कल आपके ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर दूंगी, है ना। थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए, अगर हम बात करें तो ग्रॉस टू फाइन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सिंपल सा मतलब क्या हुआ यहाँ पे? सेफेलोकॉर्डियल का मतलब होता है सर से पैर जाना, हेड टू
टो जाना, हेड टू टो जाना, सर से पैर, पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखेगा, फिर गर्दन, फिर नीचे, फिर खड़ा होना सीखेगा, ये अलग कहानी है, ये डायरेक्शन डिफरेंट है। लेकिन प्रॉक्सिमो डिस्टल इसका सिंपल आंसर होगा जब भी आपको ग्रॉस टू फाइन या जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक क्या जनरल एक्टिविटी है अपने पूरे हाथों को हिलाना, स्पेसिफिक क्या है सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करके किसी चीज को उठाना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बच्चा पहले किसी चीज को पूरे दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करेगा, फिर बाद में सिर्फ 2 फिंगर्स का यूज करके पेन को होल्ड कर लेगा, तो फाइन मोटर स्किल्स पे बाद में जाएगा। जब ऐसी स्थिति बने तो प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी अधोगामी, जिसको नियर टू फार या सेंटर टू पेरिफेरी, नियर टू फार केंद्र से सीमाओं की ओर जाने वाले विकास की दिशा कही जाती है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न होता है कि दुनिया के सारे बच्चे पहले बचपन में होते हैं, फिर बड़े किशोरावस्था में आते हैं, फिर एडल्टहुड में आते हैं, यानी पैटर्न सेम है सबका। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ये होता है कि आपके जब आप साइकिल चला रहे हैं मान लीजिए, तो आपकी आंखें, आपके हाथ, आपके पैर सब एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक, तो इंटीग्रेशन इज डिफरेंट। इंटररिलेशन क्या होता है कि विकास के सभी पक्ष जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जब वो जुड़ के एक साथ काम करते हैं तो वो इंटीग्रेशन कहलाता है। खैर, इसका आंसर क्या हुआ? प्रॉक्सिमो डिस्टल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मोटर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैपेंस, यानी गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास। गत्यात्मक मतलब जिसमें गति हो, दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, ये सब का जो विकास है, यानी आपकी शारीरिक क्षमताओं से रिलेटेड जो विकास है, और संज्ञानात्मक हमारी बुद्धि, सोचना, समझना, तर्क करना, इन सब की जो विकास की क्षमता है या विकास है, वो कब तक होता है? सिर्फ चाइल्डहुड तक, सिर्फ एडोलेसेंस तक, सिर्फ अडल्टहुड तक, या थ्रू आउट दी लाइफ स्पैन? तो हम कहते हैं विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। भाई मान लीजिए एडोलेसेंस के आते आते, अडल्टहुड तक आते आते, पियाजे भी कह रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका 15 साल तक ऑलमोस्ट जो है बहुत सारी चीजें, जितनी भी क्षमताएं हैं वो आ जाएंगी, अचीव हो जाएंगी, मतलब, लेकिन ऐसा है कि वो रुक जाएगा उसके बाद विकास। आपकी सोचने की क्षमता, आपकी तर्क करने की क्षमता, भाई न्यूरोप्लास्टिसिटी है ना ब्रेन में, मतलब चेंज होते रहने की क्षमता है, नया सीखते रहने की क्षमता है। तो ऐसा नहीं है कि मोटर स्किल्स भी, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, अब एक जो प्लेयर है वो तो 35 साल में भी खेलेंगे, है ना, 34 साल में भी विराट कोहली खेल रहे हैं या अदर प्लेयर्स हैं, तो उस केस में क्या है, मोटर स्किल्स तो बेहतर हो रही हैं, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं थ्रू आउट दी लाइफ स्पैन चलेगा, यानी संपूर्ण जीवन काल के दौरान चलेगा, विकास रुकता नहीं है, इट कंटिन्यूज थ्रू आउट दी लाइफ स्पैन, यानी लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया है, रुकता नहीं है। ये नहीं कह सकते कि बस अब नहीं होगा एडोलेसेंस के बाद, भाई मैक्सिमम क्षमता अचीव हो गई लेकिन उसके बाद होना रुक जाएगा, ये किसने कहा है? उसको बेहतर करते रह सकते हैं हम। तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे हम, नहीं 3 हो चुका है हमारा, 4 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन? सामाजिकरण की मुख्य एजेंसी या फिर संस्था कौन सी है? मुख्य मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सिंपल आपको पता है, प्राइमरी शुरुआत कहां से होगी? घर से होगी, तो प्राइमरी फैमिली होती है, और सेकेंडरी में पूरी दुनिया आ जाएगी, चाहे वो स्कूल हो, कई बार नेबरहुड भी आ जाएगा, मास मीडिया एंड ऑल सब आ जाएंगे। सोशलाइजेशन क्या है कि हम समाज में रहने का तरीका कैसे सीखते हैं, हम कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कोई आएगा तो नमस्ते करेंगे, कहीं पे जाएंगे तो कैसे कपड़े पहन के जाएंगे, बेसिकली सारी चीजें सोशलाइजेशन में आ जाती है। जैसे समाज के तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून हम सीखते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया में। इसमें जो प्राथमिक एजेंसी है वो परिवार है, क्योंकि बच्चे ने जन्म सबसे पहले परिवार में लिया है, और वो परिवार क्या है? मिनिएचर वर्जन है किसका? सोसाइटी का। तो सोसाइटी का ही छोटा रूप है। तो सोसाइटी के जो सबसे पहले नियम, कायदे, कानून बच्चा सीखेगा वो परिवार से सीखेगा। तो लगभग 3 साल तक आपका ये जो प्राइमरी सोशलाइजेशन, फिर 3 साल से हम देखते हैं कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन की तरफ वो बढ़ने लगता है, समाज में घुलने मिलने लगता है ना। तो आपका आय का कॉन्सेप्ट यहाँ फैमिली में बन जाता है। स्कूल, रिलीजन, कम्युनिटी, ये सब सेकेंडरी है। अगर फैमिली के साथ स्कूल आ जाए, स्कूल तो खैर हमेशा ही सेकेंडरी होगा। नेबरहुड का कई बार क्या होता है कि लोग नेबरहुड को सेकेंडरी में भी डाल देते हैं और प्राइमरी में भी डाल देते हैं। बस आपको ये देखना है, फैमिली के साथ नेबरहुड है तो प्राइमरी में आएगा, अगर स्कूल के साथ नेबरहुड है तो सेकेंडरी में आएगा। नेबरहुड की अपने आप में कोई अस्तित्व अपना है नहीं, कोई आइडेंटिटी खास नहीं है नेबरहुड की, ठीक। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आसान सा क्वेश्चन बट बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन पियाजेज आइडियाज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट, यानी विचार पहले आया कि भाषा और विचार के बारे में पियाजे के जो विचार हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, उसके बारे में कौन सी बात सही है? भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार कौन सा कथन सही होगा? तो हमने ये बात टीएल से याद रख सकते हो आप। टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते होंगे ना, जब आप बीएड, डीएलएड, बीटीसी जो भी आपने किया होगा, तो टीएलएम्स होते थे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उससे आप टीएल याद रखोगे। पहले थॉट आया फिर लैंग्वेज आई, किसके अकॉर्डिंग? पियाजे। टीएलपी बना लीजिएगा आप टीएलएम का, ठीक है। टीएलपी का मतलब क्या है? थॉट के बाद लैंग्वेज आई, ऐसा कौन कह रहे हैं? पी फॉर पियाजे कह रहे हैं, ठीक। तो ये टीएलपी से आप याद रख सकते हैं। तो थॉट के, क्योंकि अब पेपर पास में है ना, तो हमें थोड़े फंडों का भी इस्तेमाल करना होगा,
ठीक, तो लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में सबसे हमें देखना है, पियाजे की बात हो रही तो पहले थॉट आया होगा। थॉट डिटरमिन्स लैंग्वेज, यानी चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, यानी पहले विचार आता है और फिर भाषा आती है, और विचार डिटरमिन करता है या सुनिश्चित करता है कि भाषा क्या होगी। यानी जब मैंने बोलना नहीं सीखा होगा तब भी मेरे दिमाग में पेन को लेकर कोई विचार होगा, या जब मैं बोलती हूँ उससे पहले मैं सोच लेती हूँ, और ये चीज इतनी तेजी से होती है कि हमें पता नहीं लग पाता। तो थॉट, जो मेरा थॉट है किसी चीज के बारे में, वही तो सुनिश्चित करेगा कि मेरी भाषा क्या होगी। ठीक, तो चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, ऐसा पियाजे कहते हैं। ए ऑप्शन ही सही है। लैंग्वेज डिटरमिन्स थॉट ऐसा नहीं है, ये कोई भी नहीं कहता। इसको कई लोग वाइगॉस्की से जोड़ लेते हैं। वाइगॉस्की ने उल्टा नहीं कहा है कि पियाजे ने कहा है पहले थॉट आता है बाद में लैंग्वेज। वाइगॉस्की ने ऐसा नहीं कहा कि लैंग्वेज पहले आती है, वो कह रहे हैं दोनों इंडिपेंडेंट है, एक टाइम के बाद जाके मर्ज हो जाते हैं। तो ये तो किसी ने नहीं कहा। लैंग्वेज एंड थॉट्स आर इंडिपेंडेंट प्रोसेस, ऐसा एक बार को वाइगॉस्की इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ में मानते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट्स आर इनेट प्रपोजिशंस, यानी आंतरिक प्रवृत्तियां हैं, ऐसा भी पियाजे ने नहीं कहा। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, आप पोल में जवाब देते रहेंगे। 2 glasses hold the same amount of water, yet Anu thinks that the taller glass holds more. याद रखिएगा, टॉलर ग्लास होल्ड्स मोर, यानी जो लंबा ग्लास है उसमें ज्यादा क्वांटिटी आती है पानी की। देन मोर वाटर देन दी वाइडर बट शॉर्टर। वाइडर बट शॉर्टर मतलब चौड़ा और छोटे ग्लास से। ठीक, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे दिस रीजनिंग ऑफ अनु, अनु क्या है, बच्ची है, और ये कौन सी रीजनिंग है, 2 ग्लासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे ग्लास में छोटे और चौड़े ग्लास से अधिक जल है। हम सबके साथ हुआ है बचपन में, है ना, हमारे पागल भी बनाया बड़ों ने कई बार। भाई एक ये ग्लास है जो कि लंबा है बट पतला है, टॉलर है, ठीक, लेकिन दूसरा ग्लास है जो कि वाइड है, लेकिन हो सकता है क्वांटिटी इसमें ज्यादा है, लेकिन इसकी शेप की वजह से अनु का ध्यान कहाँ है कि भैया ये जो लंबे वाला ग्लास है इसमें क्वांटिटी ज्यादा आएगी, है ना। ऐसा होता है ना, कई बार बाहर हम लोग चाय वाय पीने जाते हैं कई बार, तो वो आजकल ग्लासेस का ऐसा चलन है कि वो पतले और छोटे ग्लास होते हैं, और जो नॉर्मल कप होता है उसमें क्वांटिटी दिखने में छोटा होगा बट उसमें क्वांटिटी ज्यादा होगी। ठीक, तो ये हम कहेंगे हमारी साइकोलॉजी से खेल रहे हैं, वो नहीं लग रहा है हम अभी तक हमारा सेंट्रेशन का गुण ही नहीं गया। कंजर्वेशन की कहानी है ये कि अनु को लग रहा है कि भैया शेप और साइज पे फोकस है, अनु का जो फोकस है वो शेप और साइज पे है, भैया इसकी शेप ये टॉल दिख रहा है तो यही लंबा है, जबकि क्वांटिटी का खेल इसमें ज्यादा हो सकता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंजर्वेशन की कमी है अभी बच्चे में। लेकिन पूछा क्या है ये तो देख लीजिए सर। कंजर्वेशन जो लोग आंसर कर रहे हैं, देखिए सीरिएशन होगा नहीं, क्योंकि ये सीरीज में लगाना होता है, जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको हम कहते थे, अपवर्ती और अनुवर्ती क्रम जो भी था। मैचुरेशन का यहाँ कोई रोल नहीं है, परिपक्वता का। बात हो रही है कि बच्ची को ऐसा लगता है कि बड़े ग्लास यानी टॉलर, जिसकी हाइट ज्यादा है उसमें ज्यादा क्वांटिटी आएगी पानी की, और जो चौड़ा है बट छोटा ग्लास है उसमें कम आएगी। तो ये जो रीजनिंग है ये सेंट्रेशन का गुण है, इसका जो आधार है वो सेंट्रेशन है। कंजर्वेशन, ये लैक ऑफ कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन इसको नहीं कहेंगे। कंजर्वेशन यानी संरक्षण अगर अचीव हो चुका होता तो ये बात ही नहीं कहती अनु, फिर तो उसको समझ आ जाता भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, शेप और साइज के चेंज होने से क्वांटिटी तो सेम रहेगी, चाहे आप 100 ml पानी इसमें रखो बॉटल में रखो बराबर ही रहेगा। कंजर्वेशन अगर आ जाता तो उसमें इतनी समझ आ जाती, तो कंजर्वेशन अभी आया नहीं है, संरक्षण अभी आया नहीं है। तो ये लैक ऑफ कंजर्वेशन होता तो फिर भी सोच लेते, कंजर्वेशन नहीं है ये, है ना, संरक्षण नहीं है, ये सेंट्रेशन है, केंद्रीयता है। और ये सेंट्रेशन की वजह से कंजर्वेशन की कमी होती है। लैक ऑफ कंजर्वेशन किसकी वजह से, सेंट्रेशन का गुण है। जिस दिन पोल अलग चल रहा है, शौर्य ध्यान से नहीं दे पा रहे हो पोल, वहां देख लेना यहाँ कौन सा क्वेश्चन चल रहा है उस हिसाब से पोल लगा। क्यों इतनी क्या जल्दी है, जब तक देखो कोई बात नहीं, अभी एक्चुअली हमारे यहाँ लॉगिन का थोड़ी सी समस्या है और शौर्य बहुत दिनों बाद आया, मैनेज कर लीजिए। देखिएगा, अगर हम बात करें सेंट्रेशन की, तो सेंट्रेशन का क्या मतलब है, सेंट्रेशन का मतलब है आपका पूरा फोकस, पूरा सेंटर ऑफ अटेंशन किसी एक गुण पे है किसी चीज की। यानी अगर बच्चे का ध्यान शेप पे है कि भैया शेप जो है वो इसकी पतली है ग्लास की, तो उसका ध्यान तो सिर्फ शेप पे है, ये नहीं है कि इसकी चौड़ाई कम है ना, तो वो सेंटर्ड है, उसका ध्यान केंद्रित है सिर्फ हाइट पे। जब आपका ध्यान किसी एक ही गुण पे केंद्रित होता है तो वो सेंट्रेशन हो जाएगा, आप बाकी गुण भूल जाएंगे, है ना। आप ये भूल जाएंगे कि भैया इसकी सिर्फ हाइट के अलावा और भी तो चीजें हैं वो हम देख ही नहीं पा रहे, या कोई बॉटल है मान लीजिए तो इसमें क्वांटिटी के अलावा इसका कलर शेप साइज कुछ तो देखेंगे नहीं, तो सेंट्रेशन में आपका पूरा ध्यान एक ही गुण पे चला जाता है और आप दूसरे एस्पेक्ट्स नहीं देख पाते, जिसकी वजह से कंजर्वेशन की कमी हो जाती है। इसका उल्टा होता है डिसेंट्रेशन। अब इसको ऐसे भी लिख सकता था कि बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ है, तो आप कहते डिसेंटर करने में प्रॉब्लम है, ऑप्शन चेंज करके डिसेंटर कह देता। डिसेंटर क्या होता है, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण कब होगा,
कि भाई वो डिसेंटर करके नहीं देख पा रहा कि बेशक इसकी जो हाइट है वो ज्यादा है लेकिन चौड़ाई कम है, वाइड कम है ये ग्लास, तो वो डिसेंटर अगर करना सीख जाएगा तो फिर कंजर्वेशन आ जाएगा। तो लैक ऑफ कंजर्वेशन है, क्यों? क्योंकि डिसेंटर करने में प्रॉब्लम है या सेंट्रेशन अभी भी है, वो एक ही गुण पे फोकस कर पा रहा है। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये कहां आती है, ये जो क्षमताएं हैं आपकी, ये कहां आती हैं? प्याजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हमें पता है मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। सीसीएस से मैंने आपको बताया हुआ है, सीसीएस ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं है। सी फॉर कंजर्वेशन, सी फॉर क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। कंजर्वेशन यानी संरक्षण के क्वांटिटी चेंज नहीं होती, शेप और साइज के बदलने से, आकार के बदलने से अभिजीत, या प्रकार के बदलने से मात्रा सेम रहती है। क्लासिफिकेशन क्या है कि आप गुण के आधार पे जो ट्रायंगल वाली चीजें हैं उनको एक जगह पे क्लासिफाई कर पाए, वर्गीकरण कर पाए उनका, कोई दूसरी शेप के बर्तन है तो उनको एक साथ रख पाए। सीरिएशन क्या है कि आप सीरीज में लगा पाए, छोटे से बड़ा क्रम और बड़े से छोटा। ठीक, तो ये तीनों गुण 7 से 11 वर्ष की अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अचीव करता है एज पर प्याजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्सिबिलिटी, यानी ये भी प्याजे से ही क्वेश्चन है। रिवर्सिबिलिटी, द एबिलिटी टू रिवर्स एक्शंस इज अ बेसिक अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ व्हिच स्टेज एज गिवन इन द पिजेशियन थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्याजे के अनुसार या प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता, यानी कि जो रिवर्स करना है चीजों को, है ना, प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है, यानी रिवर्सिबिलिटी कब आती है बच्चे में। अब इस रिवर्सिबिलिटी भी जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं कंजर्वेशन से। ठीक, रिवर्सिबिलिटी क्या है? ये पेपर है हमारे सामने और इस पेपर को क्या किया, ये कर दिया, है ना। अब बच्चा सोचेगा कि अब तो ये रिवर्स नहीं किया जा सकता, हालांकि इसको रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसको प्रेस व्रेस लगा करके और इसको तब जाके अब ठीक किया जाएगा, लेकिन हाँ इसको रिवर्स किया जा सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं अब ये इतना ही बन गया तो अब ये फाइनल है, इसको रिवर्स करना संभव है। यानी बर्फ पानी बन सकती है और पानी बर्फ बन सकता है, ये रिवर्सिबिलिटी है ना, ये रिवर्सिबिलिटी है, ये वापस से ऐसा हो गया। ठीक, तो रिवर्सिबिलिटी का मतलब है हम रिवर्स कर सकते हैं किसी एक्शन को। भाई आपने आटे की जब आटे से एक छोटा सा वो बनाया रोटी बनाने के लिए, उसको आप प्रॉपर रोटी बना सकते हो, फिर से उसको आटा बना सकते हो, समझ पा रहे हो, शेप रिवर्स कर सकते हो। तो ये वही है ना। आप घर से निकले और मंदिर तक गए और मंदिर से वापस आने में बच्चे को दिक्कत होगी फिर, क्योंकि रिवर्स एक्शंस में दिक्कत हो रही है। जाने में दिक्कत नहीं है, रिवर्सिबिलिटी में दिक्कत है, वापस आने का रास्ता वो कई बार भूल जाएगा। तो जब ये रिवर्सिबिलिटी आ जाती है कि भैया बर्फ पानी बन सकती है और पानी बर्फ बन सकता है, तो उस स्टेज को हम कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष वो समझ जाएगा कि भैया रिवर्सिबिलिटी संभव है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना। बहुत मजे कर रहे हो आप लोग कमेंट्स में, मुझे लग रहा है बहुत बढ़िया। लाइक शेयर करना आप लोग भूल रहे हैं शायद, वो भी करते रहेंगे खुशी खुशी से पढ़ाई के साथ साथ, है ना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये प्याजे की 4 अवस्थाएं हैं। एसपीसीएफ बिल्कुल सही सीक्वेंस में लगाया हुआ है इन्होंने, एसपीसीएफ ये 4 अवस्थाएं हैं, यही सीक्वेंस है। एसपीसीएफ सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष, गत्यात्मक अवस्था कहते हैं इसको। प्री ऑपरेशनल 2 से 6 वर्ष, 7 में मिल जाएगा कई जगह पे, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संज्ञात्मक 7 से 11 और 11 से 15। ठीक, ये 4 अवस्थाएं हैं प्याजे की। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा, गणित की बात हो रही है। क्या कह रहे हैं भैया ये गणित वाले? कह रहे हैं अ मैथमेटिक्स टीचर, यानी गणित का शिक्षक है, इज यूजिंग मोर स्किल्ड पीयर्स टू सपोर्ट एंड गाइड द अदर स्टूडेंट्स। वो पीयर्स, वो साथी उनकी क्लास के जो ज्यादा स्किल्ड हैं किसी काम को करने में, उनको हेल्प करने के लिए कहा गया है दूसरे बच्चों को जिनको वो क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है। कुछ बच्चों को समझ में आ गया है, वो उनको समझा रहे हैं जिनको समझने में दिक्कत है। विच थियोरेटिकल फ्रेम इज शी ट्राइंग टू अप्लाई? कौन सा फ्रेम है ये? यानी गणित की अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता करने को कह रहे हैं। यानी उच्चतर, ये जो मोर स्किल्ड पीयर्स हैं, ये क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर बन गए, यहाँ पे MKO बन गए, जो कि वाइगॉस्की कहते हैं, यानी जो व्यक्ति आपसे ज्यादा जानता है वो आपको सिखा सकता है किसी एक विशेष क्षेत्र में, है ना। इसमें एज का कोई मतलब नहीं है कि बच्चे सेम एज के तो सिखा नहीं सकते, है ना। तो उस केस में क्या है, ये लेव वाइगॉस्की की ही थ्योरी हुई। लेव वाइगॉस्की इज थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन। लेव वाइगॉस्की का सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत है कि बच्चा समाज संस्कृति से, अपने ग्रुप से, अपने से बड़े छोटे किसी से भी सीख सकता है जिसको भी उस चीज में नॉलेज होगी। ठीक, और ये कहाँ होता है?
ये होता है ZPD में। दो तीन बातें हैं जो वाइगोस्की से आपको ध्यान में रखनी है। एक तो उनकी थियरी का नाम क्या है, सोशियो कल्चरल अप्रोच है, यानी सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। ये कह रहे हैं जब बच्चा समाज और संस्कृति में इंटरेक्ट करता है, अन्योन्य क्रिया करता है, अंतः क्रिया करता है, बात करेगा, डिस्कशन करेगा, ग्रुप में एक्टिविटी करेगा, तो वो सीखेगा एक दूसरे से बहुत कुछ। और ये जो थियरी है ये है किसकी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, क्योंकि हम इसके नाम से कई बार ये भूल जाते हैं कि पता नहीं किस चीज की थियरी है। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास की थियरी है। संज्ञानात्मक मतलब हमारी बुद्धि, हमारी मानसिक क्षमताओं का विकास। ठीक, तो वाइगोस्की कह रहे हैं कि समाज और संस्कृति से सीखता है। दूसरी बात जो हमने यहाँ पे देखी, पीयर इंटरेक्शन की बात की है इन्होंने, और ये कह रहे हैं ZPD, इस पे किसी और दिन भी चर्चा करेंगे अलग से थियरी वाले सेशन में। ZPD यानी एक जोन है जहां आप सीख सकते हैं, है ना, यानी आप कुछ जगह पे अटकते हैं, कुछ चीजें आप खुद कर लेते हैं। सीटेट में कुछ सब्जेक्ट्स में आपको समस्या होगी, कुछ में आप खुद कर लेते हैं, तो उनमें आपके नंबर आ जाते हैं, और जिनमें नहीं आ पाते उनके लिए फिर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ये क्या है, क्योंकि आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं, ये आपके ZPD में है, यानी संभावित विकास के क्षेत्र में है। यहां पर आज आप खुद हैं, यहां तक जाने की क्षमता रखते हैं। ये जो जाने की क्षमता वाली कहानी है, इसमें कोई हेल्प करेगा, इस हेल्प की प्रोसेस को स्कैप फोल्डिंग कहेंगे। तो ये जो प्रोसेस ऑफ हेल्प है इसको स्कैप फोल्डिंग कहेंगे। लेकिन जो हेल्प कर रहा होगा उसको मोर नॉलेजेबल अदर कहेंगे। जैसे आप मुझे यहाँ पे मोर नॉलेजेबल अदर कह सकते हैं, है ना, चाहे वो आपसे एज में छोटा हो व्यक्ति है, बड़ा हो, उस क्षेत्र में अगर आपसे ज्यादा जानता है, हो सकता है आप मुझे मैथ्स पढ़ाते हैं और मैं आपके साथ CDP डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, मोर नॉलेजेबल अदर देगा स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग देगा कौन, मोर नॉलेजेबल अदर। ये कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है। हेल्प देने को, टेम्परेरी हेल्प को, अस्थायी मदद को स्कैफोल्डिंग या मचान कहते हैं। ये जो दायरा है जिसमें हेल्प दी जा रही है वो ZPD है। क्या संभावना है कि आपका विकास यहाँ तक हो सकता है, ये टॉपिक आपको समझ आ सकता है। अगर मैं 3 साल के बच्चे को कहूं तो वो उसके ZPD में नहीं है कि मैं उसको प्याजे पढ़ा दूं, प्याजे नहीं समझ आएगा उसको, है ना, वो रटेगा भी अगर आएगा भी तो। खैर, तो ये लेव वाइगोस्की का कॉन्सेप्ट है कि बात हो रही है कि जो ज्यादा मोर नॉलेजेबल अडल्ट्स हैं, जो कि स्किल्ड पीयर्स हैं, वो दूसरे बच्चों को सिखा रहे हैं जिनको उस कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आ रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, पोल में जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ लेव वाइगोस्कीज व्यूज ऑन डेवलपमेंट, यानी वाइगोस्की के विचार क्या हैं बच्चों के विकास के बारे में। मैचुरेशन एंड कल्चर को फोकस करते हैं। देखो, लेव वाइगोस्की की बात आती है तो SCL याद रखते हैं हम, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। इन 3 चीजों को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। समाज, संस्कृति और भाषा। भाषा क्या है, एक टूल है, ठीक है ना। तो मैचुरेशन की बात प्याजे करते हैं। मैचुरेशन का मतलब क्या है, हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है, जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ है। जेनेटिक्स की बात, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात वाइगोस्की नहीं करते। तो कल्चर तो ठीक था बट मैचुरेशन गलत हो गया, हमें तो दोनों सही चाहिए। लैंग्वेज एंड फिजिकल वर्ल्ड, भाषा और भौतिक वर्ल्ड नहीं, सोसाइटी की ये ज्यादा बात कर रहे हैं, है ना। एक होता है फिजिकल वर्ल्ड, पेड़ पौधे, आसपास चीजें हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना सोशल वर्ल्ड है, तो इसकी फिजिकल वर्ल्ड की बात प्याजे ज्यादा करते हैं। लैंग्वेज एंड कल्चर, ये बात सही है ना। लैंग्वेज एंड कल्चर, भाषा और संस्कृति। देखो SCL में से फंस जाएगा, यहाँ सोसाइटी का ऑप्शन नहीं था, कल्चर और लैंग्वेज ये दोनों आ गए। तो लैंग्वेज एंड कल्चर, लैंग्वेज एंड मैचुरेशन, अगेन ये प्याजे का कॉन्सेप्ट है, तो C ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, भाषा और संस्कृति पर फोकस किया है। ये एक क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन ऐसा आना ही है, चाहे वो स्टीरियोटाइप के नाम पे आए। जेंडर इज अ डैश कॉन्सेप्ट, इसको हिंदी में जरूर पढ़ लीजिएगा, 1 सेकंड देकर के ट्रांसलेट कर लीजिएगा पेपर में, ऑनलाइन पेपर में आप देख पाएंगे हिंदी में। तो अगर जेंडर लिखा हुआ है इंग्लिश में और अगर सेक्स लिखा हुआ है तो आंसर चेंज हो जाएगा। सेक्स लिखा हो तो आप कहेंगे सेक्स क्या है, एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, यानी जैविक संरचना है, हम बायोलॉजिकली जैसे बने हैं, मेल हैं, फीमेल हैं बेसिकली, तो वो सेक्सुअल एस्पेक्ट हो गया। अगर जेंडर की बात करें तो ये समाज ने बनाया है, कोई भी काम कोई भी कर सकता है, भाई खाना पुरुष भी बना सकते हैं, महिलाएं भी बना सकती हैं, कोई भी बना सकता है। तो जेंडर क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, जेंडर सामाजिक संरचना है। वहीं अगर हम बात करें सेक्स की तो ये एक जैविक संरचना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, हिंदी में दोनों को लिंग ही लिखता है, तो कोशिश कीजिएगा हिंदी में जरूर पढ़ लें, यहाँ तो जेंडर दिया हुआ है, ठीक। तो ये 1 नंबर में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि जेंडर क्या है, सामाजिक संरचना है। आपके सिलेबस में भी गिवन है, जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, समाज ने बनाया है।